हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी और आज यह क्लास 7 का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9। इसके पहले हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है एनसीईआरटी के माध्यम से और क्लास 7 की ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है। इसके पहले 8 चैप्टर हैं जिनको हमने बारी बारी से लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के अलावा आप बाकी के जो वीडियो हैं क्लास 6 क्लास 7 के उसको आप जाकर के बारी बारी से देख लें, जो और आपके ज्ञान में जो है वृद्धि करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो केवल सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता हूं, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करता हूं, जिससे आपका समय और हमारा समय भी बचे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर का नाम है 9 और चैप्टर का जो शीर्षक है इसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। मतलब आज हम लोग रेगिस्तान के बारे में और वहाँ पे जो जीवन है और वहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या जो मानव हैं कैसे रहते हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट में चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो कह रहा है फ्रेंड्स, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। आपने क्लास जो है लेसन 5 में जल चैप्टर हमने जो पढ़ाया है उसमें आपने पढ़ा है कि जल क्या है, जल ही जीवन है और जल के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा किया है उस चैप्टर में। तो आप जाकर के उस चैप्टर को एक बार देख लें। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा, बिल्कुल कठिन होगा। जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो रेगिस्तान कह रहा है फ्रेंड्स, यह क्या होता है? एक शुष्क प्रदेश जिसकी विशेषताएं क्या होती है? अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। कहने का मतलब है कि रेगिस्तान हम किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में मौसम क्या होगा, जलवायु कैसी होगी? तो यह शुष्क होगी जलवायु और वहाँ तापमान कैसा होगा? या तो अत्यधिक उच्च होगा या अत्यधिक निम्न होगा और विरल वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। विरल वनस्पतियों का तात्पर्य है कि वहाँ यहाँ कहीं मतलब या कहीं कहीं वनस्पतियाँ देखने को आपको मिलेंगी, वो भी किस तरह की? कटीली झाड़ियों के रूप में। तो ये हो गया रेगिस्तान किसे कहते हैं उसके बारे में। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से हो सकते हैं? तो रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। गर्म रेगिस्तान के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ठंडे रेगिस्तान के बारे में लोगों को जो है पता नहीं है। अब लोग समझते होंगे कि ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। आइए इसका सारा विस्तार से हम चर्चा नीचे करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान में मुख्यतः सभी ने सहारा का नाम सुना होगा और भारत में जो अपना थार का मरुस्थल है यह किस तरह के रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? तो ये गर्म रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। एवं विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह लगभग कितना है? 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर दिखा रहा है फ्रेंड्स, इसका हम बता दें आपको, ये इसमें जो 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर दिखा रहे हैं, अगर इसको हम देखें तो यह 92 लाख क्या है? वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। आपको पता होगा अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद यह तीसरा नंबर किसका आता है? तो सहारा रेगिस्तान का आता है। लेकिन अंटार्कटिका और आर्कटिक किस में आते हैं? तो ठंडे जो है रेगिस्तानों में आएंगे और सहारा का रेगिस्तान किस में आता है? तो गर्म में आता है। अभी आपने देखा कि 92 लाख वर्ग किलोमीटर पे जो है सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है, जबकि आप भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
कहने का तात्पर्य है कि भारत का कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। और ये कितना है, ये 92 क्या है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब समझ लीजिए एक तरह से 3 गुना क्षेत्रफल है। मतलब यह चाइना के क्षेत्रफल के बराबर है और यूएसए के क्षेत्रफल के बराबर है फ्रेंड्स। सहारा का रेगिस्तान इतना बड़ा है। आइए इसके बारे में और चर्चा विस्तार से देखते हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरन वहाँ क्या है, बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतहें वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। अब ये मत सोचिए कि रेगिस्तान है तो बालू भरा हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेगिस्तान का मतलब हो गया कि वहाँ पे क्या होगा, वनस्पति विहीन होगा और जो ज़मीन क्या होगी, बजरी होगी या उबड़ खाबड़ होगी या नग्न चट्टानों से होगी। तो ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पे कितना है, कह रहा है कुछ स्थानों पे इनकी ऊंचाई क्या है, 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। फ्रेंड्स कह रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया क्या था, हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। मतलब सहारा का जो आज मरुस्थल है वहाँ पे पहले क्या था, वहाँ नदियाँ बहती थी, वहाँ नदियों में जानवर पाए जाते थे, मगरमच्छ और भी जो है पशु पाए जाते थे। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो आज जो है सहारा क्या हो गया, रेगिस्तान बन गया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये सहारा मरुस्थल है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। यह फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी, ये जो पश्चिमी है इस पे फैला हुआ है और यह 11 देश कवर करता है। जैसे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बनता है कि जो है सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है, तो ये पहला तो जो है अफ्रीका महाद्वीप में है और 11 देशों में फैला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी सहारा है, मोरितानिया है, माली है, आपका नाइजर है, चाड है, सूडान है, उसके बाद से मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये सब मतलब 11 देशों में फैला हुआ है। फ्रेंड्स कह रहा है सहारा के अलजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान कितना है, 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जो यहाँ पे त्रिपोली है लीबिया के दक्षिणी भाग में, वहाँ पे 57.77 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था किस समय, 1922 में। जलवायु देख लेते हैं सहारा का क्या है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित व निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें क्या हो जाती हैं, अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फ्रेंड्स कह रहा है कि सहारा के रेगिस्तान में क्या होता है, तापमान जो है रात में क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी बहुत ही ठंडा हो जाता है। और दिन में अत्यधिक तापमान क्या होता है, गर्म रहता है। कितना पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं जो है प्राणी जात के बारे में देख लेते हैं। सहारा में किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और किस तरह से जो है प्राणी जगत उसमें रहते हैं। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस पाया जाता है। कैक्टस पता है आप लोगों को, जहाँ भी टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ कटीले टाइप की झाड़ियाँ पैदा होंगी, जैसे कैक्टस उसमें आ जाएगा। खजूर के पेड़ होंगे, एकेसिया पाए जाएंगे। यहाँ कुछ स्थानों पर क्या होंगे, मरुद्वान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। अब मरुद्वान में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मरुद्वान क्या आ गया, अभी तक रेगिस्तान पढ़े थे, मरुद्यान क्या आ गया। तो मरुद्यान का मतलब होता है कि जब रेगिस्तान में
जब बहुत ज़ोर से हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, हवाएं अपने साथ बहुत मात्रा में बालू की जो परतें होती हैं उसको उड़ा ले जाती हैं, तो वहाँ पे खड्डा बन जाता है, और खड्डा बन जाता है तो भूमिगत जल जो है वह ऊपर आ जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, पानी वहाँ हो जाता है। इसलिए उसके चारों तरफ किस तरह की वनस्पतियाँ उगाती हैं, तो खजूर होगा, छोटी छोटी झाड़ियाँ हो जाएंगी, और लोग उसके आसपास निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पानी जो है भूमिगत जल जो है ऊपर आ जाता है इसलिए। तो मरुद्वान क्लियर हो गया, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि अब जो है ऊंट मिलेंगे, लकड़बग्घा होगा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जो है जातियां छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ये सहारा रेगिस्तान का मरुद्वान आप देख सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं नारियल के वृक्ष हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जो है भूमिगत जल है यहाँ आसपास, ये मरुद्वान है। वैज्ञानिकों तो यहाँ पे मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, मतलब आप समझ गए कि पहले यहाँ नदी जरूर बही होगी, और आज के डेट में जलवायु परिवर्तन क्या हो गया, रेगिस्तान बन गया। अब लोग कैसे रहते हैं, तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें क्या है, बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। अब देखिए, अफ्रीका के रेगिस्तान में जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं उनमें कौन सी जनजाति है, तो बेदुइन और तुआरेग। पूछ लेगा आगे की कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में या एग्जाम के दृष्टिकोण से कि बेदुइन और तुआरेग कहाँ की जनजाति है, तो आप भूलिए मत, इसको बताइए कि सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली चलवासी जनजाति हैं। ये लोग क्या करते हैं, बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों, गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अब कैसे वस्त्र पहनते हैं, तो धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्वान एक मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। तो जो सहारा मरुद्वान है और मिस्र में नील घाटी है, यहाँ आसपास जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में जो उगाई जाती है कपास कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मिस्र की। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा लेती है, अब वही जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि मरुद्वान कैसे होते हैं उसके बारे में बता रहा है। जब रेत पवन को उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्वान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्वान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्वान ऐसा ही एक विशाल मरुद्वान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं कि मोरक्को में जो है क्या है, टेफिलालेट मरुद्वान का नाम है, और उसका जो है एरिया कितना है, 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। फ्रेंड्स, कह रहा है जो पहले रेगिस्तान में ऊँट जो है नमक के व्यापार के लिए करते थे, वहां ट्रक उनका स्थान ले रहे हैं। जो सड़क अब जो है रोड जो वहाँ बन गए, और जो तुआरेग जनजाति के लोग थे वो विदेशी पर्यटकों क्या काम कर रहे हैं, तो मार्गदर्शन यानी गाइड का काम वहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो अभी आपने ये पढ़ा ऊपर सहारा के बारे में, और सहारा किस तरह का रेगिस्तान है, तो गर्म रेगिस्तान है। अब हम लोग ठंडा रेगिस्तान पढ़ेंगे, और ठंडा रेगिस्तान का सबसे उत्तम उदाहरण क्या है, लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में क्या है, काराकोरम श्रेणी है, और दक्षिण में जास्कर है।
लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों का एवं महाखड्ड यानी गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन गया कि ग्रेगी हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड्स लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है। अब लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का मतलब क्या होता है, पर्वतीय दर्रा, और दाह का अर्थ होता है देश, मतलब पर्वतीय दर्रों वाला देश को क्या कहते हैं, लद्दाख कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग कितनी है, 3000 मीटर है, और कराकोरम में 8000। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु क्या होती है, अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और रात में तापमान कहाँ पहुँच जाता है, तो -30 डिग्री पहुँच जाता है फ्रेंड्स। शीत में यह कहाँ होता है, तो बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान हर समय क्या होता है, 40 डिग्री से नीचे रहता है। किस में, तो शीत ऋतु में। और गर्मियों में तो -30 डिग्री जो होता है रात में जाता है, और दिन में 0 डिग्री रहता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अब एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देंगे, वृष्टि छाया शब्द आया है, कन्फ्यूज आप लोग हो रहे होंगे। देखिए होता क्या है, जैसे ये मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है फ्रेंड्स, और इधर सागर है। तो सागर से क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो यहाँ से जल जो है वाष्प होकर के ऊपर आकर के क्या करता है, बादल का रूप बना लेता है। और जब यह ऊपर पहुँचता है तो ये पर्वत जो खड़ा है, तो इसके अवरुद्ध के कारण यहाँ हवाएं ठंडी होकर के और बारिश कर देती हैं इसी क्षेत्र पे। और ये हवाएं इस तरफ नहीं आ पाती हैं, दूसरे तरफ पर्वत के अपोजिट साइड में नहीं आ पाती हैं। तो जिस अपोजिट साइड में बारिश नहीं होती उसी को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। मतलब पर्वत के एक तरफ बारिश हो और दूसरे तरफ उसके बारिश न हो, दूसरे छोर पे अपोजिट छोर पे, तो जिस छोर पे बारिश न हो उसको क्या बोलते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। सेम वही चीज़ क्या है इस लद्दाख के लिए है। लद्दाख के जो है, चूँकि लद्दाख जो है एवरेस्ट, ये जो अपना हिमालय के किस छोर पे है, तो ये जो अपना ये लद्दाख है, ये आप देख रहे हैं, ये लद्दाख इधर पड़ता है यहाँ पे। तो बारिश इधर होकर के इधर हो जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है। तो ये किस क्षेत्र में आता है, तो इसके वृष्टि छाया प्रदेश इसको कहते हैं। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह क्षेत्र कह रहा है फ्रेंड्स, बर्फीली हवाओं, तेज जलाने वाले सूर्यताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में एक क्या है, द्रास है। देखिए पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थानों में एक कौन सा है, तो द्रास का जो क्षेत्र है कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये लद्दाख का आप देख रहे हैं, लद्दाख का जो है ये लद्दाख श्रेणी हो गया, ये पूरा जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब जो कोल्ड जो है क्षेत्र है, जिसको कोल्ड मरुस्थल कहते हैं। तो फ्रेंड्स वनस्पति एवं प्राणी जगत देख लेते हैं। यहाँ उच्च शुष्कताकरण वनस्पति क्या है, बिरल है। यहाँ जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत यानी बिलो यानी पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। मतलब जो बैट हम लोग खेलते हैं क्रिकेट बैल, वो किससे बनते हैं, तो बिलो से बनते हैं, जिस पेड़ का नाम है बिलो। और पॉपुलर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बिलो पेड़ों से जो है हम लोग क्रिकेट का बल्ला बनता है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नज़र आती हैं। इनमें क्या है, रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिवती है, स्नोकॉक है, रवैन है एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ क्या है, प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशु में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो लद्दाख में जो फ्रेंड्स है, यहाँ याक का दूध हम पीने के, जैसे मान लीजिए जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ तो गाय भैंस का दूध लोग पीते हैं, लेकिन जो लद्दाख में जो पशु पाए जाते हैं उनमें याक होता है और बकरी होती है, भेड़ होती है। तो इनके दूध क्या करते हैं पीने के लिए, और इसके द्वारा जो
मक्खन बनता है, पनीर बनता है, इनके दूधों से बनाया जाता है। कह रहा है क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? खापाचान। लद्दाख को खापाचान कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? हिम भूमि। यानी खापाचान का मतलब क्या हो गया? हिम भूमि। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। अब ये देख लीजिए, एक और ऑब्जेक्टिव बन गया। चीरू और तिब्बती एंटीलोप क्या है? एक प्रकार का विलुप्त प्राय जीव है। मतलब यह जीव क्या है? लगभग विलुप्त हो रहा है, मतलब खत्म के कगार पे है। और इसका शिकार जो होता है शाहतूश नाम एक जो हथियार होता है उससे करते हैं। और किस चीज़ के लिए करते हैं? तो ऊन प्राप्त करने के लिए। जो ऊन जो बनता है क्या होता है? बहुत गर्म होता है और बहुत हल्का होता है। अब लोग देख लेते हैं कैसे रहते हैं। कह रहा है क्या आपने लद्दाख एवं तिब्बत व मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो क्या है? मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस थिक्से से एवं लामा यूरू। तो लद्दाख में जो कह रहा है कि जो निवासी हैं वो किस के हैं? तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं, ठीक है। और जो मठ पाए जाते हैं वो कौन से हैं? हिमिस थिक्से सु एवं लामा यूरू, ये क्या हैं? बौद्ध मठों के नाम हैं। और गोपा बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? बौद्ध मठों को परंपरागत नाम क्या है? गोपा। मठ को क्या बोलते हैं? गोपा। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो सरपत जो है बिल्लो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने देखा। कह रहा फ्रेंड्स ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। अब देखिए भैया ठंडी पड़ेगी तो ऐसे ऐसे उत्सव करते हैं जिससे आदमी उसमें व्यस्त रहे। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसायों दुकानों में भी दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांत जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बन गया। पूछ लेता है कि लेह जो है किस दर्रे से जुड़ा हुआ है? तो यह जोजिला दर्रे से जुड़ा है और कश्मीर घाटी को जोजिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बताइए। तो दारा जो है ये जो जोजिला दर्रा हो गया, बारा लाचाला दर्रा हो गया, कुछ दर्रे हैं जो उसको जोड़ते हैं। ये थिक से मठ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है? मठ है, ठीक है। अब यहाँ मनाली लेह, हिमाचल में जो आपका शिमला मनाली है वहाँ से भी जो है लेह के लिए राजमार्ग बना हुआ है। और वहाँ 4 दर्रे हैं। देखिए मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। कौन सा? तो रोहतांग है, बारा लाचाला है, लूना गालालचा है, ला एवं टंगलंगलचा है। ये 4 राजमार्ग हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखें। राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुला रहता है, इसलिए कि वहाँ बर्फ़ जो है उस समय हटा दिया जाता है। तब लोग है जो ये बारा लाचाला का आप देख सकते हैं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है फ्रेंड्स? तो पर्यटन है। ये जो लद्दाख का क्षेत्र है ये किस पे डिपेंड है? तो टोटल पर्यटन पे है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, यानी जो अपना गोपा क्या है? मठ में जो भी बुद्धिस्ट लोग मूर्ति रखते हैं बुद्ध की, उसके दर्शन के लिए गोपा दर्शन जिसको बोलते हैं। या जो बहुत बड़े बड़े जो मठों में रहने वाले जो इनके मठाधीश हैं उनके दर्शन के लिए लोग आते हैं। घास के मैदानों व हिमनदों की सैर करते हैं। उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। मतलब जो लोग उत्सव करते हैं ठंडियों में और घास के मैदानों को देखने के लिए, हिमनदों को देखने के लिए और गोपा यानी मठों को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है? लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। ये परंपरागत आप देख सकते हैं वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं हैं फ्रेंड्स, किस तरह का जो है वेशभूषा वहाँ बना करके लोग रहते हैं, पहन कर रहते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आइए अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के रेगिस्तान, एक जो है गर्म रेगिस्तान होता है, एक ठंडा रेगिस्तान होता है। गर्म रेगिस्तान का फ्रेंड्स आप उदाहरण ले सकते हैं सहारा, ठंडा रेगिस्तान आप ले सकते हैं लद्दाख। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है फ्रेंड्स? तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में है फ्रेंड्स। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? तो लद्दाख में क्या है? ठंडी जलवायु है और जो है तापमान जो है दिन में 0, रात में -30 में चला जाता है, कभी कभी जो है -40 में चला जाता है। और लद्दाख में जो द्रास है वो सबसे जो है दुनिया का सबसे ठंडा जो है जगह है, जिसका नाम है द्रास। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? तो लद्दाख में फ्रेंड्स आते हैं जो पर्यटक वो उत्सव जो ये मनाते हैं ठंडियों में, उसको देखने के लिए। घास के मैदान हैं, हिमनद हैं, और जो गोपा होते हैं, मतलब गोपा का मतलब बुद्धिस्ट मठ जो हैं, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। क्लियर हो गया? कह रहा है सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो भारी भरकम पहनते हैं। क्यों? कि धूल भरी जो आंधियाँ बहती हैं और टेम्परेचर गर्मी से बचने के लिए भारी भरकम कपड़े जो है वस्त्र पहनते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। अब वहाँ जो पेड़ उगेंगे, किस तरह के पेड़ उगेंगे फ्रेंड्स? तो लद्दाख में कह रहा है फ्रेंड्स जैसे मौसम थोड़ा सा बदलता है, सेब के उगते हैं और अखरोट उगते हैं, और कुछ जो है लोग खाने पीने के लिए बस सब्जियां उगाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये देख लिया। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, ये सही करना है। तो सहारा के जो है पश्चिमी भाग हो जाएगा। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है फ्रेंड्स? तो गर्म है। ठंडा में आपका लद्दाख आ जाएगा। उसके बाद लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी क्या हैं? तो बौद्ध और मुसलमान हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है फ्रेंड्स? तो क्या होगा? विरल वनस्पति जहाँ पाई जाएगी वो क्या हो जाएगा? तो रेगिस्तान की विशेषता में आएगा। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध क्या है? तो हेमिस क्या है फ्रेंड्स? ये बौद्ध मठ है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र में आपने पढ़ा है कपास के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स ये मिलान है, देख लेते हैं। कह रहा है कि मरुद्वान क्या है? तो मरुद्वान आपने पढ़ा कि जल के साथ जो गर्त हो जाता है, मतलब जो भूमिगत जल आ जाता है ऊपर, वहाँ मरुद्वान विकसित होता है। बेदुइन क्या है? तो बेदुइन सहारा की ये क्या है? ये जनजाति है बेदुइन। तेल कहाँ मिलेगा? तो लीबिया में फ्रेंड्स होता है। ग्रेगी क्या है? तो ग्रेगी फ्रेंड्स क्या है? ये हिमनद है। कहाँ का है? तो लद्दाख में। और लामा यूरू क्या है? तो लामा यूरी ये बौद्ध मठ है फ्रेंड्स। लामा यूरिशु और आपने ऊपर जो देखा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभ्यास के प्रश्न भी कंप्लीट हो गए और आशा है आप लोगों को जो है चैप्टर पढ़ करके आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। आपने काफ़ी जो है जानकारियाँ इस चैप्टर से लिया। तो फ्रेंड्स कुछ भी अगर सुझाव हो तो कमेंट्स करें और जो है वीडियो को लाइक करें। अपने जानने वालों को वीडियो जो है शेयर करें। चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और फिर इसी तरह से निरंतर वीडियो पाने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और नमस्कार, धन्यवाद।